गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल फुल सुंदर एजुटेक में। बच्चों, यहाँ इस चैनल पर मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको हर लेसन अच्छे से समझा पाऊँ और घर बैठे आपको अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा पाऊँ। कोविड की ये जो महामारी आप सबके सामने है, हमारे सामने है, और इस कोविड के कारण स्कूल्स कब ओपन होगी ये अभी हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतने दिन में यही सोच रहा था कि स्कूल्स ओपन हो जाएंगी तो स्कूल्स में ही अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन सिचुएशंस कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही है। तो अब मैंने ये वापस से सीरीज़ शुरू की है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम वीडियो उपलब्ध करवा दूं पॉलिटिकल साइंस 12th और 11th क्लास दोनों के लिए। तो इससे पिछले वाले वीडियो में क्लास 12th के बारे में मैंने सिलेबस और इंट्रोडक्शन बताया था उस वीडियो में कि आपके इस वर्ष, क्योंकि पाठ्यक्रम चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो गया है, तो कौन कौन सी बुक चलेंगी, कितने लेसन है, क्या क्या उसका पाठ्यक्रम है, कैसे क्या आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें पिछले वीडियो में मैंने बताई हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट फर्स्ट, यानी फर्स्ट जो बुक है आपकी समकालीन विश्व राजनीति, इसका जो फर्स्ट लेसन है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट लेसन है इसका शीत युद्ध का दौर। सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय की। यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है, यानी इस पूरी जो बुक है आपकी, ये फर्स्ट वाली जो बुक है समकालीन विश्व राजनीति, इसमें हम पूरे वर्ल्ड लेवल की राजनीति के बारे में, पूरे विश्व की राजनीति के बारे में इस पूरी बुक में हम अलग अलग अध्यायों में बात करेंगे। लेकिन ये जो लेसन है शीत युद्ध का दौर, ये आपकी पूरी पुस्तक के लिए पूर्व पीठिका यानी प्रस्तावना का, भूमिका का काम ये करता है, यानी इसको समझे बिना हम आगे के लेसन्स को नहीं समझ पाएंगे। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है, यानी इस पूरे समकालीन विश्व राजनीति की जो विषय वस्तु है वो ये है। इसलिए ये उचित ही है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। इस अध्याय से ये साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियां, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय और हमारा देश आजाद होने के पहले दो महाशक्तियां इस पूरे विश्व में हुआ करती थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, और इन दोनों के अंदर एक शीत युद्ध। अब शीत युद्ध हम आगे पूरा बहुत विस्तृत रूप से समझेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं था, किसी ग्राउंड पर लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि ये एक वैचारिक युद्ध था। दोनों महाशक्तियां, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, एक दूसरे का अपना अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर तरह के संभव प्रयास इन्होंने किए। ये जो समय निकला, जो मन में, दिमाग में इनके जो एक दूसरे के प्रति जो विचारधाराएं थी, वो ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध के केंद्र में था। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक भी ले जाएगा, यानी कहां कहां शीत युद्ध का प्रभाव रहा वहां तक भी हम यहाँ इसमें चर्चा करेंगे। इस अध्याय में गुट निरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी, यानी जो दोनों राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जो दोनों दो धुरियां बन गई थी, उन दोनों के दबदबे को किस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन ने चुनौती दी, ये भी हम इस अध्याय में बात करेंगे। और गुट निरपेक्ष आंदोलन, आप जानते हो कि भारत जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक बहुत बड़ा सदस्य देश था, और यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन को चलाने वाले जो 3 देश थे उनमें भारत की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। गुट निरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह इन देशों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत ने अपनी भूमिका किस प्रकार निभाई, कितनी प्रभावी भूमिका भारत की रही, इसका मूल्यांकन भी इसमें किया गया है। और ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुट निरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही। ये साथ में आप इनके जो पिक्चर्स हैं वो भी देखते रहें। ये दूसरे विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ऊपर के दो चित्र जो हैं वो दूसरे विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी सोवियत गणराज्य की विजय को इंगित करते हैं। ये चीजें भी आप देखते रहें। अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए, ये चित्र है। समाजवादी सोवियत गणराज्य के सैनिक मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग पर अपना झंडा फहराते हुए, ये सारे चित्र आप जो हैं वो देखते रहें। तो चलिए शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई
इसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्यूबा का मिसाइल संकट, कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्यूबा का मिसाइल संकट, तो आप इसको अच्छे से समझें, पढ़ें। ये उन्नी मुन्नी के कार्टून्स भी आप देखते रहें, इनसे भी आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ये समय समय पर बहुत सारे क्वेश्चंस ये करते रहते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी पढ़ते समय अपने दिमाग में कई तरह के प्रश्न पैदा करें। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। देखिए समझिए चीज को, 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका जो है वो साम्यवादियों द्वारा, क्यूबा पर किसका शासन था? साम्यवादियों का। और सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी सरकारें हुआ करती थी, जबकि अमेरिका जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था वहां पर हुआ करती थी। तो क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। अब क्यूबा क्या है? क्यूबा पर शासन तो था सोवियत संघ का, लेकिन ये देश स्थित कहाँ था? अमेरिका के तट पर, अमेरिका के पास में था। ये द्वीपीय यानी इसके चारों ओर पानी था, तो ये द्वीपीय एक देश था। अभी हम मानचित्र में देखेंगे इसकी स्थिति। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। यहाँ कहानी की ट्विस्ट को समझिए आप कि क्यूबा कहाँ स्थित था। क्यूबा था तो अमेरिका के किनारे, लेकिन वो किससे संबंध रखता था? सोवियत संघ से। और सोवियत संघ उसे हर तरह से सहायता देता था, वित्तीय सहायता, सैनिक सहायता, हर तरह की सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव, अंडरलाइन करते चलें, सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया कि सोवियत रूस के लिए वो एक सैनिक अड्डे के रूप में काम करेगा। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और इसीलिए क्या किया? सोवियत रूस ने क्या किया? 1962 में जो सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया, यानी क्योंकि क्यूबा कहाँ स्थित था? अमेरिका के नजदीक, और क्यूबा में सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। तो अब अमेरिका का अधिकांश हिस्सा जो है वो सोवियत संघ की मिसाइलों की जद में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। यानी क्यूबा के यहाँ से जो मिसाइलें तैनात की, यहाँ से सोवियत संघ जो है वो अमेरिका के पहले से दुगने ठिकानों पर और शहरों पर हमला बोल सकता था, यानी उसके बहुत ज्यादा शहर और ठिकाने नष्ट कर सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी कि क्यूबा में सोवियत संघ के द्वारा जो परमाणु मिसाइलें और ये तैनाती की गई है, इसकी खबर अमेरिका को लगभग 3 हफ्ते के बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। यानी वो ऐसा नहीं चाहते थे कि उनके किसी कदम से युद्ध की स्थितियां पैदा हो जाए, और वो युद्ध कैसा होता? परमाणु युद्ध। लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे, यानी वो युद्ध भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइल और परमाणु हथियारों को हटा ले। यानी लेकिन वो ये चाहते भी थे कि सोवियत संघ जो है, निकिता क्रुश्चेव जो है, वो क्यूबा से अपनी मिसाइलें और परमाणु हथियार अवश्य हटाए। केनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। यानी सोवियत संघ से जो क्यूबा की तरफ जो जहाज आ रहे थे सोवियत संघ के, उनको रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। यानी अमेरिका जो है वो सोवियत संघ को ये जताना चाहता था कि हम आपके इस कार्य की निंदा करते हैं, आपका ये जो कार्य है वो ठीक नहीं है। तो इस गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में ये लगा कि युद्ध होकर रहेगा, यानी दोनों तरफ से जो है वो स्थितियां बड़ी नाजुक हो गई, दोनों तरफ तनातनी हो गई। ऐसी स्थिति में ये लगने लगा कि अब युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। यानी यही था क्यूबा मिसाइल संकट जो शीत युद्ध की शुरुआत करता है। और इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। यानी पूरी दुनिया में इस बात को लेकर टेंशन हो गई कि अब हो न हो युद्ध शुरू होगा, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, और उससे पूरी दुनिया जो है वो टेंशन में आ गई थी। ये देखिए आप इस नक्शे को देखिए, ये नक्शा क्यूबा में तैनात की जा रही परमाणु मिसाइल की पहुंच का दायरा दिखाता है। यानी यहाँ ये क्यूबा, यहाँ से ये पूरा का पूरा यहाँ तक ये पूरा का पूरा अमेरिका जो है वो इसकी दायरे में
आ रहा है। नक्शे के नीचे ध्यान से देखिए, ये नक्शा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA द्वारा क्यूबा मिसाइल संकट पर हुई गोपनीय बैठक में प्रयोग किया गया था। ये CIA के द्वारा ये नक्शा प्रयोग में किया गया था। यानी ये टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता। अगर ये टकराव होता, दोनों के मध्य अगर युद्ध की स्थितियां पैदा हो जाती तो ये कोई आम युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। यानी शीत युद्ध की स्थितियां पहले से ही चल रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनातनी पहले से ही चल रही थी। फिर ये क्यूबा में जो सोवियत संघ ने मिसाइलें तैनात कर दी, तो ये क्यूबा मिसाइल संकट जो है ये शीत युद्ध को और ज्यादा चरम पर ले जाने वाला था, बहुत ज्यादा विस्फोटक स्थिति पैदा करने वाला था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। यानी ये जो शीत युद्ध है वो सोवियत संघ और अमेरिका दोनों के बीच और इनके जो साथी देश थे उनके बीच में आपस में प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक लंबी श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया। यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्ण व्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। यानी इनके बीच में टेंशन तो चलती रही, तनातनी चलती रही, आपस में मनमुटाव इनका चलता रहा, लेकिन कभी भी युद्ध की स्थिति नहीं आई। यानी कोई रक्त रंजित युद्ध इन दोनों के बीच में नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए। दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। यानी छोटे छोटे विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध हुए, छोटे छोटे इलाकों में युद्ध हुए और दोनों महाशक्तियां जो हैं अमेरिका और सोवियत संघ, वो उनके जो साथी देश थे उन इलाकों में उनके साथ वो युद्धों में संलग्न रहे, क्षेत्र विशेष में उनके मददगार बने, लेकिन पूर्ण रूप से पूरा विश्व युद्ध नहीं हो पाया और ये पूरा का पूरा विश्व जो है तीसरे विश्व युद्ध को होने से बच गया। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था कि ये केवल दोनों में कौन ताकतवर, कौन जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन या शक्ति संतुलन का मामला था, बल्कि इसके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। पश्चिमी गठबंधन का अगुवा जो था वो अमेरिका था और ये गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक था। देखिए दोनों जो अग्रणी जो देश थे, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, सोवियत रूस। तो जो पाश्चात्य जो देश थे या पश्चिमी जो देश थे वो सब किसके पीछे थे? अमेरिका के। अमेरिका उनका अगुवा था, लीडर था। और इनकी विचारधारा कैसी थी? इनकी विचारधारा थी उदारवादी लोकतंत्र की और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ये समर्थक थे। अब दूसरी तरफ पूर्वी गठबंधन का अगुवा कौन था? सोवियत संघ था और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद। देखिए अमेरिका तो किसका पक्षधर था? लोकतंत्र का। ये किसका पक्षधर था? समाजवाद का। अमेरिका जो था वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पक्षधर था और ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था के लिए थी। आप इन विचारधाराओं के बारे में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि समाजवादी व्यवस्था क्या है, साम्यवादी व्यवस्था क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं क्या है, इन सब चीजों के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी हम आगे चलकर इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में और पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम शीत युद्ध क्या है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यानी दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ उसका अंत उस समय की राजनीति का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव था। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 के बीच। तो 1945 में इसका समापन हुआ की समाप्ति हो गई। धुरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहे थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। जबकि धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था? जर्मनी, इटली और जापान, जो तानाशाही जो देश थे वो इनका अगुवाई कर रहे थे। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। ये युद्ध यूरोप से बाहर के इलाके में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, बर्मा जो कि वर्तमान का म्यांमार है हमारे भारत के पास में,
तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक इसका असर था इस द्वितीय विश्व युद्ध का। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई, यानी बहुत लार्ज स्केल पर लोगों का नरसंहार हुआ, जनहानि हुई, धनहानि हुई। 1914 से 1918 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था। यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। आप इनको अंडरलाइन भी करते जाएं और पाठ को पढ़ते समय आप कॉपी में नोट्स भी बनाते जाएं। तो 1914 से 1918 के बीच पहला विश्व युद्ध हुआ और उस पहले विश्व युद्ध ने ही पूरे विश्व को दहला दिया था, डरा दिया था। और उसके बाद पूरे विश्व की मंशा ये थी कि दूसरा विश्व युद्ध नहीं हो, लेकिन फिर भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ और दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज्यादा भारी पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। यानी अगस्त 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो रही थी, उसी समय अमेरिका ने जो है जापान के जो 2 बड़े बड़े शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, क्योंकि ध्रुवीय राष्ट्रों में जापान, जर्मनी ये थे, तो जापान पर बम गिराकर इसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है। यानी अब जो आलोचक किसकी, अमेरिका के बम गिराने के फैसले की जो आलोचना करने वाले हैं, वो आलोचकों का तर्क यह है कि अमेरिका हालांकि इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, सरेंडर करने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। यानी कोई आवश्यकता ही नहीं थी बम गिराने की, आलोचक ये कहते हैं। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कई बार किसी दूसरे को सबक सिखाने के लिए किसी तीसरे का नंबर आ जाता है, तो वही ये हुआ। यहाँ अमेरिका क्या चाहता था? सोवियत संघ को अपना पावर दिखाना चाहता था। सोवियत संघ को एशिया और अन्य जो जगह थी वहां पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना चाहता था और अपना पावर दिखाना चाहता था। वह सोवियत संघ के सामने ये भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है, और इसीलिए उसने वहां पर वो बम गिराए दुनिया को दिखाने के लिए कि अमेरिका कितना पावरफुल है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका को और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। अब जो इसके समर्थक देश थे वो इसका पक्ष लेते हैं कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी रोकने के लिए और जो इसके साथी राष्ट्र थे उनके आगे की जनहानि को रोकने के लिए ये परमाणु बम गिराना बहुत ही जरूरी था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति का कारण वैसे तो ये बम गिराना ही रहा, लेकिन कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम जो है वो यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर 2 महाशक्तियों का उदय हो गया। जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। अब यानी ये 2 ध्रुव बन गए, एक शक्ति अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सकें। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। यानी ये जो शीत युद्ध चला, ये शीत युद्ध का सबसे मुख्य कारण क्या था? एक दूसरे की होड़ में, महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे ये समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है। यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हों कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकें, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावनाएं कम रह जाती है। मान लीजिए किसी अगर एक के पास शक्ति कम हो और दूसरे के पास ज्यादा हो, तब तो वहां युद्ध की स्थिति ज्यादा बन जाती है। लेकिन जब दोनों को पता है कि दोनों शक्तिशाली हैं, दोनों के पास पर्याप्त मात्रा में परमाणु हथियार हैं और वो इतने हैं कि दोनों एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। कोई ऐसा मूर्ख नहीं है जो युद्ध की स्थितियां पैदा करेगा। तो ऐसी संभावना, रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना क्या रह जाती है? कम रह जाती है। उकसावे के बावजूद कोई भी पक्ष, यानी कितने भी उकसावे के पल आए इनके, लेकिन फिर भी कोई भी पक्ष युद्ध का जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी को भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को
औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है ये तय करना भी असंभव होगा। यानी आप जीता कौन ये तय करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतने जबरदस्त नुकसान इसके होंगे। अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। यानी कोई एक देश दूसरे अपने जो शत्रु है उस पर आक्रमण करके वो ये चाहे कि मैं इसके परमाणु हथियारों को ही खत्म कर दूं, फिर भी उसके पास इतने हथियार तो बच ही जाएंगे कि वो उसको बर्बाद कर दे, उसको खत्म कर दे। बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इसे अपरोध समझिए, अंडरलाइन कर लीजिए, अपरोध, रोक और संतुलन का तर्क कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? रोक और संतुलन। दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता है। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। यानी दोनों के पास इतने पावर थे कि कोई भी किसी पर हमला करने से पहले 1000 बार वो सोचता था कि मेरा क्या हाल होगा। इसकी तासीर ठंडी रही। किसकी? शीत युद्ध की। यानी ये शीत युद्ध खून खराबे के रूप में युद्ध नहीं लड़ा गया, ये केवल दोनों देशों के दिमाग में, मन में ये युद्ध लड़ा गया। इसलिए इसकी तासीर कैसी रही? ठंडी रही। पारस्परिक अपरोध की स्थिति ने युद्ध तो नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदिता को नहीं रोक सकी। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। इसमें दो महाशक्तियां और उनके अपने अपने गुट थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। जब दो महाशक्तियों और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अपरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसक साबित होगा। ये आप चित्र देख सकते हैं, ये इनके नीचे इसका कैप्शन भी लिखे हुए हैं। ये तस्वीरें उस विध्वंस को दिखाती हैं जो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों के कारण हुआ। ये देखिए आप, ये जो तस्वीरें हैं, इन बमों को लिटिल बॉय और फैटमैन के गुप्त नाम दिए गए। इनको भी अंडरलाइन कर लें आप। यानी अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर, उनके नाम क्या थे? लिटिल बॉय और फैटमैन। ये इनको कोडवर्ड दिए गए थे उस समय। महाशक्तियों के पास आज परमाणु हथियारों का जो जखीरा है उसकी तुलना में ये बम बहुत छोटे थे। यानी आज जितना इन महाशक्तियों के पास जितने परमाणु बम हथियार हैं उनकी तुलना में तो ये उस समय के जो हैं ये बहुत कम थे, छोटे थे। अब आप कल्पना ये कर रहे हो कि उस समय जब ये इतने छोटे थे तब भी इतना इन्होंने वो कर दिया, विनाश कर दिया, तो आज के परमाणु बम क्या हाल करेंगे। ये बम क्रमशः 15 और 21 किलोटन क्षमता के थे उस समय के। लिटिल बॉय कितने था? 15 किलोटन और फैटमैन 21 किलोटन की क्षमता के थे। इतनी कम क्षमता के परमाणु बमों ने भी अकल्पनीय विध्वंस किया। 1950 के दशक की शुरुआत में ही संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे परमाणु बमों का परीक्षण कर रहे थे जिनकी क्षमता 10 से 15 हजार किलोटन थी। इतनी? ये तो 15 और 21 किलोटन के ही थे केवल। लेकिन 1950 के दशक की शुरुआत में ही अमेरिका और सोवियत संघ जो है वो कितने टन की वो कर रहे थे? 10 से 15 हजार किलोटन की क्षमता के उनका वो परीक्षण कर रहे थे। दूसरे शब्दों में ये बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की तुलना में हजारों गुना ज्यादा विध्वंसक थे। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों के पास इस तरह के हजारों हथियार थे। यानी दूसरे विश्व युद्ध में जो ये बम गिराए थे इनकी तुलना में 1950 के बाद जो शीत युद्ध की जो स्थितियां हुई, 1950 के दशक की शुरुआत में ही जो इन दोनों देशों ने जो परीक्षण किए वो हजारों गुना कैपेसिटी ज्यादा के बमों का इन्होंने परीक्षण किया। जरा कल्पना कीजिए कि ये हथियार दुनिया भर में क्या तबाही मचा सकते थे। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब था संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। अर्थात इनके बीच में जो मानसिक युद्ध चलकर ही रह गया, ये शीत युद्ध वास्तविक युद्ध में कन्वर्ट नहीं हो पाया। इसके लिए पूरा विश्व जो है इनका आभारी रहा। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक हम पढ़ेंगे और इसके बाद आने वाले वीडियो में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो मैं मानता हूं कि ये लेसन जो है ये कम से कम भी 3 वीडियोस में ये कंप्लीट होने वाला है, 3 या 4 भी हो सकते हैं। तो आप
हर वीडियो को पूरा ध्यान से पढ़ें, पूरा ध्यान से उसको पूरे वीडियो को देखें शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए, और आप इसको समझें। जो लेसन है, लेसन की पीडीएफ भी मैं इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहाँ पर उसका लिंक दे दूंगा, तो उसको क्लिक करके आप पूरा उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास किताबें अभी नहीं मिली है, तब भी आप उस पीडीएफ से लेसन को पढ़ सकते हैं, और वीडियो में जो मैंने समझाया है उसको आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं। अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलें और पढ़ाई आप करते चलें। तो उम्मीद है वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। आप लाइक और कमेंट्स तो आप ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनका फ़ायदा मिले। यही मैं आपसे चाहता हूँ, और इस चैनल पर आप बने रहें कि इस चैनल पर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इसी लेसन का अगला चैप्टर पढ़ने के लिए। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय।